नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, जया के साथ मैं हूं राजेंद्र देव। और शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ, अडानी हिंडनबर्ग मामले से जुड़ी खबर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना शुरू हो चुका है। और बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट से जुड़े नियम बनाना सेबी का काम है। सुप्रीम कोर्ट इसमें सीमित दखल दे सकता है। में सेबी की जो स्टेटस रिपोर्ट दी गई उसमें 22 इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट कर ली गई हैं, 2 आर पेंडिंग। तो 2 पर भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया है कि इनको कंप्लीट करें। तो सेबी द्वारा ऑलरेडी एसआईटी की गई है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें हस्तक्षेप का कोई अभी जो है ग्राउंड नहीं बनता। आई एम जॉइंड बाय एडवोकेट विशाल तिवारी। आपने एक अधिवक्ता की बात सुनी। जो खबर हम बता रहे थे इसी को उन्होंने और विस्तृत तरीके से समझाया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सेबी की इन्वेस्टिगेशन में जो एसआईटी बनाकर की जा रही है उसमें दखल का कोई मतलब नहीं है। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अंकित, बड़ी राहत अडानी ग्रुप के लिए। निश्चित रूप से नवंबर से फैसला रिजर्व था, आज जब दिया गया तो इसमें कहा गया कि सेबी की जांच ठीक दिशा में है। इस पर उंगली उठाना या इसको रोकना या इसको डिस्टर्ब करना कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि एक अखबार ऐसा कह रहा है। इसलिए अंकित, इसके ढेर सारे मायने हैं। इसके फाइनेंशियल मतलब है और इसके राजनीतिक मतलब भी हैं। लेकिन अब तक जो फैसला आया है उसके की पॉइंट्स आप हमारे दर्शकों के सामने रखें। कॉन्स्टिट्यूट की जाकर उसने अपनी 2 महीने में रिपोर्ट दी और साथ ही में भविष्य को लेकर इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए हमारा रेगुलेटरी मैकेनिज्म सक्षम है कि नहीं, या और क्या उसमें होना चाहिए जो कि उसको स्ट्रेंथन करे, इसको लेकर भी सुझाव दिए। और उन सुझावों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने पॉजिटिव डायरेक्शन दिए हैं कि इनको कंसिडर किया जाए और जो भी उचित कदम है वह सरकार द्वारा लिए जाएं। लेकिन सर, जो आपकी एसआईटी बनाने की मांग थी उसे एसआईटी बनाने की मांग हमारी याचिका में नहीं थी, अन्य किसी याचिका में होगी, तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। एसआईटी अपने आप सेबी द्वारा बनाई गई थी और वो उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि जो भी थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन होगी उसे बिना वेरिफिकेशन के एज ए प्रूफ ट्रीट नहीं किया जाता। बिल्कुल, देखिए ये तो सीधा लॉ का प्रिंसिपल है कि थर्ड पार्टीज इन्वेस्टिगेशंस हैं या कोई न्यूज़पेपर रीडिंग है, न्यूज़पेपर्स पब्लिकेशंस हैं, जब तक कोई एविडेंस, क्रेडिबल एविडेंस ऐसी ना हो तो उन पर रिलाई नहीं किया जा सकता। सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अभी सेबी की जांच में या कोई निर्देश देने का अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में सक्षम एक संस्थान है जो जांच कर रही है। देखिए, सेबी द्वारा ऑलरेडी एसआईटी गठित कर दी गई थी और हाल ही में सेबी की जो स्टेटस रिपोर्ट दी गई उसमें 22 इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट कर ली गई हैं, 2 आर पेंडिंग। तो 2 पर भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया है कि इनको कंप्लीट करें। तो सेबी द्वारा ऑलरेडी एसआईटी की गई है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें हस्तक्षेप का कोई अभी जो है ग्राउंड नहीं बनता। आई एम जॉइंड बाय एडवोकेट विशाल तिवारी। विशाल तिवारी, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सेबी की इन्वेस्टिगेशन में दखल देने का कोई मतलब नहीं है। निपुण सहगल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निपुण, सबसे पहले बताइए कि क्या पूरा फैसला आ गया है तो आपके पास क्या सूचना है? और जो लोग भी याचिका लेकर यहाँ पर पहुंचे थे या जो तमाम आरोप लगा रहे थे, उनको बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुनी सुनाई बातों के आधार पर, अखबारों में छपी रिपोर्ट्स के आधार पर याचिका दाखिल की गई और उस आधार पर हमसे उम्मीद की जा रही है कि सेबी जो नियामक संस्था है शेयर बाजार की, उसकी क्रेडिबिलिटी पे, उसकी विश्वसनीयता पे हम शक करें और जांच किसी और एजेंसी को ट्रांसफर कर दें। हमें इसकी ज़रूरत नहीं लगती है कि हम सेबी की विश्वसनीयता पे शक करें। 24 में से 22 मामलों की जांच सेबी ने पूरी कर ली है और उसके आधार पर जो भी कार्रवाई करनी है वो सेबी खुद करेगा। 2 मामले जो बचे हैं जिनके लिए विदेशों से मदद मांगी गई है, जहां से इनपुट्स आने हैं, उन्हें भी 3 महीने में पूरा कर लिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि जितने भी आरोप याचिकाकर्ताओं ने लगाए वो ठोस आधार पर नहीं थे, सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर लगाए गए। यहाँ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो सेबी के लिए पेश हुए थे सुनवाई के दौरान, उन्होंने याचिकाकर्ता पक्ष के वकील प्रशांत भूषण पर सुनवाई के दौरान आरोप लगाया था कि सेबी को जांच में और सरकार को जांच में पता चला है कि जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स
छपती हैं, जिनके आधार पर भारत में आरोप लगाए जाते हैं, जिन्हें दिखाकर ये रिपोर्ट्स भारत से ही भेजी जाती हैं। तो इनडायरेक्टली यही कहा गया था कि याचिकाकर्ता पहले बाहर भेजकर रिपोर्ट छपवा रहे हैं और उन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नोटिस में लिया है और कहा है कि ऐसी छपी छपाई या सुनी सुनाई बातों के आधार पर हम जांच को ट्रांसफर नहीं करेंगे, न एसआईटी का गठन होगा, न जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। सेबी ने अपना काम किया है और सेबी ही आगे अपना काम करेगी। तो अदानी समूह के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर आज सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल आई। निपुण, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ये देखा जा रहा था कि राजनीति से भी प्रेरित है, इस पर राजनीति भी करने की काफी कोशिश की गई, लेकिन ये कह सकते हैं कि जनवरी महीने का ये सबसे बड़ी राहत के तौर पर देखिए या न्यू ईयर का गिफ्ट भी अडानी के लिए देख सकते हैं। दो जो मामले हैं उसके लिए 3 महीने का वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है जांच एजेंसी को। बिल्कुल 3 महीने का समय दिया गया है, क्योंकि 2 मामले ऐसे हैं जिनकी जांच पेंडिंग रह गई थी, जिसमें विदेश से इनपुट आने हैं। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ये बात हमारे हाथ में नहीं है, विदेशों से जब हमें इनपुट मिलेगा तभी हम उसको पूरा कर पाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको पर्याप्त समय दिया जा चुका है, इसे भी आप 3 महीने में पूरा कर दें। निपुण, इसमें एक्सपर्ट कमेटी के सुझावों की बात भी है कि एक्सपर्ट कमेटी के जो सुझाव हैं उनको लिया जाए, उनको स्वीकार किया जाए। वो एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव क्या हैं और किस तरीके से उसको लेने की बात कही गई है? देखिए, एक्सपर्ट कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, जस्टिस अभय मनोहर सप्रे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में, इसमें और विशेषज्ञ थे, स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन ओपी भट्ट समेत तमाम इसमें विशेषज्ञ थे वित्तीय मामलों के और शेयर बाजार से जुड़े मामलों के। उन्होंने काफ़ी सिफारिशें दी हैं कि छोटे निवेशकों के हित को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि जिस तरह से कई बार इस मामले में भी शॉर्ट सेलिंग एक टर्म होता है शेयर बाजार का, जिसकी चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने भी की कि कुछ लोग पहले ऐसी परिस्थिति बनाते हैं कि किसी के शेयर क्रैश हो जाएं और उसके बाद उसको कम कीमत पर खरीदते हैं और फिर से फायदा कमाते हैं। ऐसी स्थिति जो बनाने वाले लोग होते हैं वो बड़े बड़े लोग होते हैं, लेकिन उसका नुकसान छोटे निवेशकों को उठाना पड़ता है। तो उन्हें कैसे सुरक्षित किया जाए और शॉर्ट सेलिंग जैसी चीज़ों से, ताकि बड़ी शक्तियां जो हैं छोटे निवेशकों के हित को प्रभावित न कर सकें, ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर एक्सपर्ट कमेटी ने सुझाव दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन सुझावों पर सरकार और सेबी विचार करे और इसके मुताबिक कदम उठाए। ये पूरी सुनवाई में मैं जरूर बताना चाहूंगा दर्शकों को कि सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा फोकस इस बात पर था कि निवेशकों को नुकसान से बचाया जा सके और वही बात सुप्रीम कोर्ट ने आज भी दोहराई है। बिल्कुल निपुण, क्योंकि लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं कि ये पूरा मामला किस तरीके से अब इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना नजरिया रख रहा है, टिप्पणी क्या है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन मैं चाहूंगी कि दर्शकों को आप जरा ये भी बताइए कि ये पूरा मामला क्या था, कितना गंभीर मामला जिसको लेकर आज बड़ी राहत अडानी ग्रुप को। बिल्कुल, देखिए पिछले साल हिंडनबर्ग नाम की एक अमेरिकी एजेंसी की रिपोर्ट आई, जिसमें अडानी समूह पर तमाम आरोप लगाए गए कि उसने जो है अपने शेयर्स की कीमत को बढ़ाने के लिए बाजार में गलतियां की हैं, गड़बड़ियां की हैं और खुद ही अपने पैसों को निवेश किया है विदेशी रूट्स के थ्रू, जिस तरह से जिससे उसकी शेयर की कीमत बढ़े और मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़े। ये तमाम गड़बड़ियां हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में बताई गई और उसके बाद अडानी समूह जो है उसके शेयर्स जो आसमान को छूते थे कभी, बिल्कुल ज़मीन पर आ गिरे और काफ़ी ज़्यादा उसका नुकसान समूह को उठाना पड़ा। और लगभग 1 साल तक ये पूरा प्रकरण चलता रहा कि अलग अलग विदेशी एजेंसियों की रिपोर्ट सामने आती रही। जब भी मामला ठंडा पड़ने लगा, जब भी सेबी ने कहा कि नहीं जांच में अभी तक कुछ असंतोषजनक नहीं मिला है हमें, तब कोई नई रिपोर्ट आई और फिर से शेयर की कीमतें गिरी। तो ये परिस्थिति करीब 1 साल से अधिक रही है। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विराम लगा दिया है और कहा है कि सेबी ने जो जांच की है उसमें कुछ ऐसा असंतोषजनक मिला नहीं है। पिछली जनवरी में निपुण ये रिपोर्ट आई थी और तभी से खलबली मची हुई थी और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये उम्मीद की जा सकती है कि राहत है अडानी ग्रुप को और शेयर मार्केट को भी एक तरीके से देखा जाए तो। बहुत धन्यवाद आपका। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। एक और बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है राजस्थान से कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। यह बड़ी खबर। और खनन घोटाले में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ रहा है। बताएं आपको कि राजस्थान के कई शहरों में इस वक्त छापेमार की कार्रवाई चल रही है, छापेमारी हो रही है।
खनन घोटाले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। और देखिए बड़ी जानकारी जो है, बड़ा अपडेट है कि पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत, उनके ठिकानों पर छापा चल रहा है। 2 आईएएस अधिकारियों के ठिकानों पर भी इस वक्त ईडी की रेड चल रही है। दिल्ली समेत कई राज्यों में छापेमारी चल रही है। लेकिन जो बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर यह है कि गहलोत के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त ईडी कर रही है। खनन घोटाले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। झारखंड में भी ईडी की एक तरफ कार्रवाई चल रही है और अब देखिए राजस्थान में भी 2 आईएएस ऑफिसर्स के घर पर छापेमारी चल रही है, उनके ठिकानों पर छापा डाला गया है। इसके अलावा जो जानकारी है कि गहलोत के ठिकानों पर भी इस वक्त ईडी छापेमारी कर रही है। ईडी का एक्शन चल रहा है। खनन घोटाले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। 2 आईएएस अधिकारियों के ठिकानों पर भी छापा मारा गया है ईडी के द्वारा और राजस्थान के कई शहरों में रेड की गई है ईडी के द्वारा। यह बड़ा एक्शन ईडी का। मनीष शर्मा हमारे सहयोगी जयपुर से, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आपके पास क्या सूचना है, क्या अपडेट्स हैं इन छापों के संदर्भ में? जी, आज ईडी जो है यानी प्रवर्तन निदेशालय राजस्थान में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है और इसमें झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनसे जुड़े कुछ अधिकारियों के जयपुर ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई है। इसके अलावा ईडी ने राजस्थान के खनन घोटाले को लेकर के भी ऐसा जानकारी सामने आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री और उनसे जुड़े कुछ अधिकारियों के ठिकानों पर भी छापामारी की है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि राजस्थान में जो खान घोटाला हुआ था उसमें कौन कौन लोग शामिल थे और उनकी क्या लिप्तता थी। उस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत काम कर रहे थे और ऐसा बताया जा रहा है कि जिन लोगों पर कार्रवाई हो रही है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफी नजदीकी बताए जाते थे और खान विभाग में तैनात थे। अभी पूरी जानकारी मिलनी बाकी है, लेकिन तमाम जगहों पर ईडी की ये कार्रवाई चल रही है और इसमें झारखंड और राजस्थान का खनन घोटाला प्रमुख रूप से है। जी मनीष, ये छापेमारी कार्रवाई जो है सुबह कितने बजे से शुरू हुई, क्या कुछ और जो ऐसी जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि गहलोत के करीबियों पर ये छापा चल रहा है, तो कितना महत्वपूर्ण है ये राजनीति के हिसाब से भी अगर देखें तो? राजस्थान में जब अशोक गहलोत सरकार थी तब सांसद रहे किरोड़ी मीणा, जो अब राजस्थान में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने खनन घोटाले का मुद्दा उठाया था और ये कहा था कि 50,000 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला है और उसमें उस समय के जो खान विभाग के अधिकारी थे और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के नजदीकी लोग थे, उनको उन्होंने निशाना बनाया था। इसी आधार पर ईडी की ये कार्रवाई हो रही है। ये छापामारी सुबह से चल रही है और इसी मुद्दे को लेकर के ये माना जा रहा है कि ये गहलोत के करीबी लोग हैं जिन पर ईडी जो है वो एक्शन में आया है। बहुत धन्यवाद आपका मनीष, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे जानकारियां प्राप्त करेंगे। और इसी बीच में एक और बड़ी खबर राजनीतिक उथल पुथल के बीच झारखंड से इस वक्त हमारे पास है। आज सुबह से झारखंड में ईडी एक्शन में है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के यहां पर लगातार छापे मारे जा रहे हैं। अवैध खनन के मामले में सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद के ठिकानों पर भी छापे पड़े। और बताएं, इसके अलावा देखिए आर्किटेक्ट विनोद सिंह के ठिकानों पर भी छापा पड़ा है। तो झारखंड में भी लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है और यहां पर साहिबगंज के डीएम के ठिकानों पर भी छापा मारा गया है। अवैध खनन मामले में ईडी की छापेमारी हो रही है। एक तरफ राजस्थान में भी छापे पड़े हैं और दूसरी तरफ देखिए झारखंड में भी लगातार ईडी के एक्शन देखने को मिल रहे हैं और सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों पर ईडी का एक्शन हो रहा है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह, जिनके रांची आवास पर आज छापा मारा जा रहा है, वहां से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ कनेक्ट हैं। और इसके अलावा निधिश्री सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू के यहाँ जो छापेमारी चल रही है उनके रांची स्थित आवास से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता वरुण जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले हम अभिषेक के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि आज सुबह से जो कुछ हुआ है उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या देखी। अभिषेक, मैं आपको एक ताज़ा डेवलपमेंट बता रहा हूं। अभी कुछ ही देर पहले यहां पर ईडी की टीम पहुंची है। ये देखिए, ये घर है विनोद सिंह का और ईडी की टीम यहां पर प्रिंटर मशीन लेकर के गई है। हमारे पास जानकारी है कुछ अहम जो यहां लैपटॉप और कंप्यूटर के भीतर कुछ अहम जो दस्तावेज हैं वो ईडी को मिले हैं और ईडी उनका वो सब प्रिंट लेकर के कुछ बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें कि काउंटर भी किया जा रहा है विनोद सिंह को। विनोद सिंह ने जो जानकारियां दे रखी थी पहले से और जो जानकारियां मिली हैं यहां पर, उनमें काफी फर्क है।
उसको लेकर के। और हमारी जानकारी ये भी कहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग की एक ट्रेल भी मिली है ईडी को, और वो मनी लॉन्ड्रिंग शेल कंपनियों तक भी जाती है। इस बात के सूत्रों, देखिए ये बीच में दरवाजा खुला है, ये अभी हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और यहाँ पर अभी भी हमको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो यहाँ पर जमे हुए हैं। ईडी की टीम यहाँ से जा रही है, फिर मशीनें लेकर के आ रही है, और ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ अहम दस्तावेज, बेहद ही अहम दस्तावेज इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, और इस मामले के तार जो है सीधे जोड़ते हैं हेमंत सोरेन से जोड़ते हैं, वो मिले हैं। और उसके मद्देनजर देखिए यहाँ पर ये अभी दरवाजा फिर खुला है हमको, और आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से ईडी के अधिकारी भीतर मौजूद हैं। आप प्रिंटर मशीन ले गए थे, कुछ खास दस्तावेज मिले हैं क्या? दस्तावेज वगैरह कोई मनी कब तक चलेगी पूछताछ? आपको दिखा रहे हैं जिनको, ये अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर अंदर गए हैं, यहाँ पर और प्रिंटर मशीन लेकर के गए हैं। तो यहाँ गहमा गहमी काफी बढ़ गई है, और उम्मीद की जा रही है कुछ ही देर में कुछ कंक्रीट जानकारी भी सामने आएगी अंदर से। जी, और निधि के पास चलते हैं, क्योंकि निधि इस वक्त मौजूद हैं। सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उनके घर के सामने मौजूद हैं। निधि, क्योंकि इनका नाम सबसे पहले सामने आया कि अभिषेक प्रसाद की तलाशी के लिए लगातार टीमें लगा दी गई हैं, वहां पर भी ईडी की कार्रवाई हो रही है उनके ठिकानों पर। क्या कुछ जानकारी आपके पास ईडी के एक्शन को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अपडेट अभी तक ये है कि 4 घंटे से ऊपर हो चुका है, और ईडी के तमाम जो अधिकारी हैं वो अंदर हैं, पूछताछ चल रही है। ये रेड है, सुबह 7:15 बजे टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी। दूसरी बात ये है कि अभिषेक प्रसाद पिंटू जो है वो करीबी तो है ही हेमंत सोरेन के, और मैंने पहले भी कहा है कि सबसे क्लोज एड माने जाते हैं हेमंत सोरेन के। और 2022 में अगस्त में सबसे पहले ये इनपुट सामने आया था, जिसमें अभिषेक प्रसाद पर ये आरोप लगा हुआ है कि उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम पर अलग अलग जगह पर अवैध खनन को लेकर के कुछ ज़मीनें खरीदी हैं, कुछ जो है इसको लेकर के सबसे पहले इसको अभिषेक प्रसाद को लेकर के इनपुट दर्ज हुआ था, और इससे पहले भी अभिषेक प्रसाद से पूछताछ ईडी कर चुकी है। और आज चूंकि बैठक होनी है, और बैठक से ठीक पहले ईडी की ये रेड है। और एक बार फिर से मैं अगर आपको तस्वीरें दिखा सकूं, इस वक्त घर पर पूरी शांति है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी मौजूद थे, और उन्होंने मीडिया कर्मियों को जाहिर है अंदर जाने से मना किया था, लेकिन इस वक्त पूरी शांति नजर आ रही है। और जो मेरे पास जानकारी है, अभिषेक प्रसाद यहाँ पर नहीं है, यानी कि अभिषेक प्रसाद की गैर मौजूदगी में ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची, और जो अंदर बाकी उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनसे पूछताछ कर रही है। और आज इस वक्त कांग्रेस की बैठक होने वाली है, और उसके बाद 4:30 बजे महागठबंधन विधायक दल की बैठक है। और ऐसे में अभिषेक प्रसाद जो कि क्लोज एड है हेमंत सोरेन के, और उनके घर पर ईडी की छापेमारी बहुत कुछ कहती है। क्या एक तरह से कहा जाए तो शिकंजा कसने की पूरी कोशिश ईडी की तरफ से हेमंत सोरेन की करीबियों पर, क्योंकि विनोद सिंह, जहां पर हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय मौजूद है, वो और अभिषेक प्रसाद दोनों ही बेहद करीबी, और उन करीबियों के घर पर ईडी का छापेमारी। जी, ये भी महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन अब हम दिल्ली चलेंगे, वरुण जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, ईडी झारखंड में भी एक्शन में है, राजस्थान में भी एक्शन में है, बड़ा एक्शन डे है ईडी के लिए। जो कुछ चल रहा है विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बिल्कुल ना सिर्फ झारखंड, राजस्थान, सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि कोलकाता की कुछ लोकेशंस पर भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी चल रही है। सुबह 6 बजे अचानक से करीब 1 दर्जन जो लोकेशंस हैं वहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पहुंची और मनी लॉन्ड्रिंग की इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया है। आपको बता दूं, करीब 2 साल पहले PMLA यानी कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस इलीगल माइनिंग को लेकर मामला दर्ज हुआ था, उस दौरान भी कई लोकेशंस पर छापेमारी हुई थी। कई इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट्स, कई ऐसे बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ लगी थी, जिससे पता चला था कि किस तरीके से इस इलीगल माइनिंग के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। और उसी जांच को आगे बढ़ाते हुए जो तार थे वो जो हेमंत सोरेन है उनके इन करीबियों तक आकर जुड़े थे, और उसी के बाद आज ये करीब 1 दर्जन लोकेशन पर छापेमारी हुई है। जैसा कि मेरे सहयोगियों ने पहले भी बताया कि अभिषेक प्रसाद है जो कि CM के प्रेस एडवाइजर है, DSP है हजारीबाग के, उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है। और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है साहिबगंज के, उनके ठिकाने पर, उनके राजस्थान के आवास पर ये जो छापेमारी चल रही है, देर रात तक ये छापेमारी चल सकती है और कई महत्वपूर्ण सुराग मिलने के बाद और जो भी आगे अपडेट होगा वो भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए सीधे बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया गठबंधन के नेताओं की वर्चुअली जो बैठक होने वाली थी वो टल चुकी है। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि जो बैठक होनी थी वर्चुअली वो बैठक टल चुकी है। इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक इस वक्त टल चुकी है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। अब किसी और दिन ये बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी इस वक्त
आप तक पहुंचा रहे। नीतीश को संयोजक बनाने पर होनी थी बैठक और देखिए ये बैठक इस वक्त टल चुकी है। प्रकाश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, क्या जानकारी मिल रही है? बैठक क्यों टल गई है? क्या रीजन है इस वक्त? देखिए, बैठक के टलने की वजह क्या है इसका खुलासा तो नहीं हो पाया है, लेकिन इतना जरूर है कि पिछले 2-3 दिनों से ये बात चली आ रही थी कि जो सहमति है, आम सहमति इंडिया गठबंधन के सभी दलों के बीच ये बनाई जा रही थी कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा और इसको लेकर कमोबेश ये सहमति हो भी चुकी थी। लेकिन कुछ ऐसी बातें होंगी शायद जो बाद में आए कि आखिर क्या वजह रही कि आज जो बैठक होनी थी, वर्चुअल बैठक होनी थी, वो नहीं हो पाई है। ये आगे जानकारी मिलेगी। लेकिन ये जरूर है कि नीतीश कुमार को लेकर जो बातें चली आ रही थी और ये लगभग तय माना जा रहा था कि इन्हें संयोजक बनाया जाएगा, तो वो आज कम से कम ये दिख नहीं रहा है और आज ये वर्चुअल बैठक चलने की वजह से। लेकिन ये है कि कुछ दिनों के अंदर ही, जैसा कि बड़े नेता और हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि आरजेडी ने भी सपोर्ट कर दिया है खुल करके कि इन्हें संयोजक बनाया जाना चाहिए, तो जाहिर है कि कुछ ऐसी बातें रही होंगी जिसको लेकर आज वर्चुअल बैठक नहीं हो पाई है। लेकिन आने वाले दिनों में फिर से ये नेता बैठेंगे और ये बात सामने आएगी कि किस तरह से इन लोगों ने तय किया है और क्या क्या आगे विषय होंगे, चाहे सीट शेयरिंग को लेकर मामला हो या फिर संयोजक बनाने के लेकर मामला हो, चाहे चेयरपर्सन बनाने को लेकर हो। जी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे प्रकाश के, चूंकि आज रेड्स चल रही हैं, जो करीबी हैं हेमंत सोरेन के झारखंड में, उनके वहां पर राजस्थान में भी रेड की खबर है, कोलकाता में भी रेड की खबर है, तो ये भी एक कारण हो सकता था कि ये बैठक टल जाए, इसकी संभावना आपने व्यक्त की थी प्रकाश? बिल्कुल, ये बात सही है कि जिस तरह से एक प्रमुख घटक दल जो झारखंड में, जिसके सर्वे सर्वा जो जेएमएम के हैं वो भी सीएम है, और वहां पर जिस तरह से बादल छाए हुए हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर, इस्तीफा को लेकर के, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि एक सहयोगी दल अगर संकट में हो तो ऐसे में इस तरह से किसी को पद सौंपने की तैयारी भी ठीक ना लगे, तो ये भी एक वजह हो सकती है। जी, तो देखिए नीतीश को संयोजक बनाने पर बैठक होनी थी, लेकिन ये बैठक इस वक्त टल चुकी है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और किसी और दिन ये बैठक हो सकती है। इंडिया गठबंधन की जो वर्चुअल बैठक होनी थी फिलहाल टाल दी गई है, अब किसी और दिन ये बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से बेहद अहम जानकारी, ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। एक तरफ देखिए राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल में लगातार ईडी की छापेमारी चल रही है और दूसरी तरफ जानकारी ये आ रही है कि वर्चुअल बैठक जो होनी थी जिसमें नीतीश कुमार को संयोजक बनाना था, अहम फैसले होने थे, सीट शेयरिंग को लेकर भी यहां पर बातचीत हो सकती थी, लेकिन ये सब कुछ अब किसी और दिन होगा क्योंकि फिलहाल बैठक टाल दी गई है। हालांकि इसको लेकर रीजन अब तक नहीं बताया गया है कि वजह क्या है कि क्यों ये बैठक टाली गई है, लेकिन जो उम्मीद जताई जा रही है, जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि एक तरफ रेड भी चल रही है, हो सकता है कि बातचीत भी अभी ना बनी हो और इस वजह से इस बैठक को टाला गया। बिल्कुल, और बड़ी खबरों का सिलसिला जारी है। एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और राहत दी है अदानी समूह को, और सेबी की जांच में किसी प्रकार के दखल से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी राहत की बात है अदानी समूह के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में याचिकाकर्ता पर ही सवाल उठाए हैं और कहा है कि सिर्फ अखबार की रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाना ठीक नहीं है, जांच एजेंसी पर भी सवाल उठाना जायज नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी और इससे बड़ी राहत अदानी समूह को, और इसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशन भी। पिछली जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और पिछली जनवरी में इसकी वजह से खलबली मची, मार्केट में अदानी समूह के शेयर गिरे, इन्वेस्टर्स को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन इस जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बड़ी राहत अदानी समूह को। ये देखिए आप, गौतम अदानी का ये ट्वीट, वो लिखते हैं, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट शोज दैट ट्रूथ हैज प्रिवेल्ड, सत्यमेव जयते। उन्होंने आभार भी व्यक्त किया है इसके लिए, और आप देख सकते हैं ये एक्स पर पोस्ट उनका, आवर हम्बल कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी विल कंटिन्यू, जय हिंद। ये पोस्ट उनका, उन्होंने कहा कि सत्य की विजय हुई है, सत्यमेव जयते कहा गौतम अदानी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर, और उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की और यह भी कहा कि उनका समूह भारत की विकास गाथा में अपनी भूमिका, अपना योगदान आगे भी देता रहेगा। ये संतोष
व्यक्त करता हुआ, जो उनकी भावनाएं हैं इस पोस्ट से बिल्कुल साफ साफ जाहिर है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उससे जो संतोष और राहत मिली है उनके समूह को, वो बिल्कुल साफ पता चलती है उनकी इस पोस्ट से, उनके इन शब्दों से। बिल्कुल, और देखिए सत्यमेव जयते उन्होंने लिखा और इसके साथ ही साथ देने वाले लोगों का आभार उन्होंने व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जो लोग मेरे मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे उनके लिए भी आभार, सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया और कहा कि सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते। एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था उन्हें, उनके ग्रुप को, लेकिन अब जब जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का वो जब उनके हक में आया है तो उन्होंने यहाँ पर शुक्रिया अदा किया है। और चलिए आगे बढ़ते हुए, प्रधानमंत्री मोदी के दक्षिण दौरे का आज दूसरा दिन है। बताएं आपको कि पीएम मोदी आज लक्षद्वीप में है जहां उन्होंने रोड शो किया। ये देखिए तस्वीरें सामने आ गई हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लक्षद्वीप में आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरा दिन है उनके दौरे का। यहां पर रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं। एसपीजी के प्रोटेक्शन जिस वाहन पर वो हैं और यहां पर लोगों को संबोधित भी करेंगे रोड शो लक्षद्वीप में। और ये उनके दक्षिण दौरे का दूसरा दिन है। लक्षद्वीप को उन्होंने असीम संभावनाओं से भरा बताया है और अब रोड शो करते हुए जनता से सीधा जो कनेक्ट है उनका, वो बिल्कुल आप साफ देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों ओर जिस मार्ग से वो गुजर रहे हैं और जिस वाहन पर वो सवार हैं उसके दोनों ओर लक्षद्वीप के लोग खड़े हैं और वो हाथ हिलाकर उनको अपना अभिवादन प्रस्तुत कर रहे हैं, बल्कि उनका अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं। और उत्साहित उनके दल के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, आम लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं। इन सब की ओर वो देखते हुए और लक्षद्वीप में उनका ये रोड शो चलता हुआ। बिल्कुल, और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से जनता को संबोधित भी करेंगे, कनेक्ट करेंगे उनसे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको रोड शो की दिखा रहे हैं। दूसरा दिन लक्षद्वीप दौरे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां पर आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ बढ़ते हुए और जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं बीजेपी की तरफ से। गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, केजरीवाल के मुद्दे पर बोल रहे हैं, सुनते हैं। कि अपना समन वापस लो। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि किसी ने जांच एजेंसी को कहा हो कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं। भ्रष्टाचारी पापी अरविंद केजरीवाल ईडी को कहता है कि समन वापस लो। अच्छा, इसके साथ वो ये भी लिखते हैं कि अभी 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हैं और मैं बहुत बड़ा नेता हूं, स्टार कैंपेनर हूं, इसलिए मैं इस समन का पालन नहीं करूंगा और मैं चुनाव में व्यस्त रहूंगा। यह बात और है कि आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नोटा से कम वोट आए उनके। वो आंकड़े मेरे पास हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। जो आज मुख्य मुद्दा है हम उस पर रहेंगे। तो पहली बार अरविंद केजरीवाल जब थर-थर कांपे, घबराए, तो उन्होंने बहाना बनाया चुनाव का। फिर एक और समन दिया गया, ये 21 दिसंबर 2023। इस बार अरविंद केजरीवाल ने कहा, देखिए मैं विपासना योग के लिए जा रहा हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा। यह कहना गलत नहीं होगा, केजरीवाल करते नहीं है योग, कर रहे हैं केवल शराब की काली कमाई का भोग। यही सत्य है। उसके बाद एक और समन दिया जांच एजेंसी ईडी ने। आज यह उम्मीद की जा रही थी कि अगर थोड़ी भी मर्यादा अरविंद केजरीवाल में बची है, कानून के प्रति उनका सम्मान अभी जीवित है, तो वो जाएंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। गौरव भाटिया बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए
और घेरते हुए अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।